मैं डॉक्टर मानव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जेएनएम पीजी कॉलेज, बाराबंकी। पिछली वार्ता में पिछले जो लेक्चर हमारा जो हुआ था उसमें हमने बात जो की थी वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक चर्चा की थी और उसमें हमने जलियांवाला बाग की चर्चा की थी। और आज जहाँ से हमको विषय को आगे बढ़ाना है वो है असहयोग आंदोलन। जैसा कि ये अपने नाम से ही चरित्रार्थ होता है, असहयोग अर्थात हमने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया था, अब ना सहयोग करने की स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के साथ जो उस समय की जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके साथ में शक्ति के द्वारा निपट पाना संभव नहीं था, क्योंकि वो दुनिया की महाशक्ति थी और भारत उस समय तक सैनिक शक्ति के रूप में, संगठन के रूप में, राष्ट्र के रूप में अभी उस रूप में नहीं आ पाया था कि वो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे पाता या युद्ध करके उसको पराजित कर पाता। तो उसके लिए जरूरी था एक रणनीति बना करके, एक जन आंदोलन छेड़ करके, उनको नुकसान पहुंचा करके, आर्थिक रूप से और प्रकार से बाध्य किया जा सकता कि वो हमारी बातें सुने, मांगे। तो ऐसे में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ये 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। इसमें 3 मुख्य मांगों पर बल देना प्रारंभ किया गया था। 3 प्रमुख मुख्य बातें थी। नंबर 1, अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी कि खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत का मुद्दा था, जो खलीफा को, तुर्की के खलीफा को पदच्युत किया गया था। दूसरा था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो पंजाब में नरसंहार हुआ था, उस पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था स्वराज की मांग। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए और किस प्रकार से उसको स्ट्रेटेजिकली इस तरह से लगाया जाए कि जिससे कि ब्रिटिश सरकार जो है उसका भारी नुकसान हो, जो वो बाध्य हो जाए बात करने के लिए। गांधी जी के आंदोलन की जो सबसे प्रमुख जो शर्त थी वो थी नॉन वायलेंस, अहिंसा। कि गांधी जी ने जब भी जोर दिया तो अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर दिया, नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। ये उनका मुख्य हथियार था। कहते थे बाकी सारी चीजों में कंप्रोमाइज होता है लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता एक के साथ में संघर्ष कर रहे थे, सत्ता के विरुद्ध वो लड़ रहे थे जो बहुत शक्तिशाली थी। इसको, इस सत्ता को झुकाया जा सकता था, तोड़ा जा सकता था किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। हिंसा के द्वारा उनको नहीं हराया जा सकता। हिंसा, तो अहिंसा उनका जो था सबसे प्रमुख हथियार था और इसी बात को आधार बनाया उन्होंने गांधी जी ने अपने आंदोलन का, कि बाकी सब चीजों में कंप्रोमाइज होता है। फिर गांधी जी ने इसको 2 रूपों में इसको बांटा कि नंबर 1 चीज, आंदोलन जब चलाते थे, आंदोलन का ध्वंसात्मक रूप होता है और एक रचनात्मक रूप होता है। ध्वंसात्मक जिससे हम उनका क्या क्या नुकसान कर सकते हैं, रचनात्मक अर्थात कि हम कैसे, अगर हम किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर हमें भी तो आवश्यकता है, हमारी भी तो आवश्यकता है, तो हम उसको कैसे पूरा करेंगे, तो उसके लिए स्वदेशी। तो हर एक नकारात्मक के पीछे एक सकारात्मक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो जो ध्वंसात्मक जो चीजें रखी गई थी उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसके माध्यम से असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को कोऑपरेट नहीं किया गया। और इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले आपने देखा होगा गांधी जी चाहे अहमदाबाद हो, चाहे चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, हर जगह गए तो भारत का भ्रमण भी किया था। वो जानते थे कि आंदोलन कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में चला करके ब्रिटिश सरकार को नहीं पराजित किया जाता है। इसके लिए पूरे भारतवर्ष को जोड़ना बहुत जरूरी, इसके लिए जरूरी था कि हर वर्ग को भी जोड़ा जाए, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसान मजदूर, सैनिक, सबको एक तरीके से इकट्ठित किया जाए, तभी ये सही मायने में जन आंदोलन होगा। अदरवाइज ये जन आंदोलन नहीं होगा, कुछ मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन होगा और मुट्ठी भर लोगों को ब्रिटिश सरकार बड़ी आसानी के साथ कुचल सकती है। इसलिए उन्होंने किसानों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, और जब किसान मजदूर जो सर्वहारा वर्ग था, नीचे का वर्ग था,
जब उसके साथ उसको जब जोड़ा गया तो उसको भी ये इम्पोर्टेंस पता चली कि हमारा भी देश के स्वतंत्रता संघर्ष में, संग्राम में कोई योगदान है या हम भी उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब ऐसे लोगों को लगा कि हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है, तब वो लोग मुखर होकर के इस आंदोलन में गांधी जी के साथ हुए और ये सही मायने में जन आंदोलन बन पाया। इसके लिए बहुत कम सदस्यता शुल्क रखा गया था कांग्रेस का, जिससे कि सब लोग जुड़ सके कांग्रेस से, आसानी के साथ सदस्यता शुल्क दे करके उसके मेंबर बन सके और सबका नेतृत्व हो सके। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया तो उसके कुछ जो ध्वंसात्मक रूप थे उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी जाती थी, सर है, नाइटहुड है, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी और राजा की उपाधि थी, राजा राजा की। तो ये सारी उपाधियों का लोगों ने या जो प्रमुख लोग थे उन लोगों ने, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन लोगों ने इन उपाधियों का त्याग किया कि हमको ये उपाधि नहीं चाहिए। बहुत सारे अवैतनिक पदों का त्याग किया गया कि वो मोबिलाइज करने के लिए दिए जाते थे, उन्होंने उनको परित्याग कर दिया, उपाधियों का त्याग किया, अवैतनिक पदों का त्याग किया। जितने भी ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश स्कूल्स थे और कॉलेजेस थे, इन स्कूल्स और कॉलेजेस का भी जो है बहिष्कार किया गया। जो सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज थे इनका भी बहिष्कार किया गया और वहां से बच्चे अपने निकाल लिए गए। जो बच्चे वहां पढ़ने जाते थे उनको निकाल लिया गया, जो टीचर्स वहां मान ली पढ़ाते थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जो चपरासी की नौकरी थे, जो वहाँ छोटी कर्मचारी थे, स्वीपर्स थे, जो छोटे कर्मचारी थे, उन लोगों ने भी उस स्कूल का बहिष्कार किया कि हम यहाँ पे सेवा नहीं करेंगे। अब सेवादार वो कहाँ से लेकर के आते, बच्चे कम हो गए, स्टाफ कम हो गया, तो बहुत सारी आर्थिक उनको विसंगतियां भी आने लगी। इस तरह से उनका बहिष्कार किया गया। तो जो गैर सरकारी समारोह थे उन समारोह का भी बहिष्कार किया गया, वहां पर बहिष्कार किया गया। भारत में न्याय व्यवस्था का जो आधुनिक रूप था वो था ब्रिटिश न्यायालय। तो उस ब्रिटिश जो द्वारा स्थापित जो न्याय व्यवस्था थी उसका भी भारतीयों ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया, कोर्ट में जाने से मना कर दिया। जो वकील थे, जो महत्वपूर्ण वकील थे, उन वकीलों ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन लोगों ने भी जो अंग्रेजी जो न्याय व्यवस्था थी उसका परित्याग किया, उसमें अपना सहयोग देना बंद कर दिया इन लोगों ने। अब जो बहुत सारी जगह थी जहां पर ब्रिटिश ने और हुकूमत स्थापित की थी, भारत के जो एडजेसेंट पड़ोसी देश थे, वहां पर जो छोटी रैंक के लोग होते थे, बड़े तो अफसर ब्रिटिश होते थे, अंग्रेजी होते थे, लेकिन जो छोटी रैंक के लोग होते थे, जो छोटे कर्मचारी होते थे, कम वेतन के लोग होते थे, जो नीचे के लोग होते थे, वो चाहे सैनिक हों, चाहे क्लर्क्स हों, लिपिक जो वर्क कहलाते थे वो हों, चाहे श्रमिक हों, जो भारत से बाहर नौकरी के लिए उनके साथ भेजे जाते थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो इससे उनको मैन पावर की बहुत लॉस हुआ, तो इससे उनका मैन पावर का भी बड़ा नुकसान हुआ। जो चुनाव थे, जो काउंसिल के चुनाव थे या विधान परिषद के जो चुनाव थे, इन चुनावों का भी उस समय भारतीयों ने बहिष्कार किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था विदेशी वस्तुओं, विदेशी माल, विदेशी शराब का बहिष्कार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदेशी जो वस्तुएं थी, विदेशी जो कपड़े थे, विदेशी जो माल था, विदेशी जो सामान था और विदेशी जो शराब थी, इनका परित्याग करने से जो ब्रिटिश पूंजीपति लोग थे उनका बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता था, क्योंकि वो तो अपना इन्वेस्टमेंट पैसे के हिसाब से करते थे, उनका नुकसान होता था। तो ये क्रिया प्रक्रिया वहां पर होती थी और कहा जाता था ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश संसद को, वो वहां पे मजबूर करते थे कि हमारा नुकसान ना हो, इसलिए पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए कि हमारा जिसमें न्यूनतम नुकसान हो। तो एक प्रेशर क्रिएट किया जाता था वहां। अब जब ये सारी चीजें, ये तो ध्वंसात्मक रूप था, ये हम इन सब चीजों का सहयोग नहीं करेंगे, तो इसके एवज में फिर कैसे भारतीय व्यवस्था चल पाएगी, तो उसमें कुछ रचनात्मक भी काम किए गए थे। जैसे अगर ब्रिटिश न्यायालय का न्याय व्यवस्था का बहिष्कार किया गया था, उनको उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा था, तो उसके पैरेलल अब न्याय कहाँ प्राप्त हो, किससे न्याय की बात करें। तो जो भारतीय जो पंच फैसला जो था, जहाँ पंचायत बैठती थी, 5 लोग बैठा करते थे, तो उस पंच फैसले के द्वारा ही भारतीयों को न्याय मिलना स्टार्ट हो गया। उन्होंने पंच फैसले में अपनी आस्था पुनः दिखाई और गांव में जाने लगे। जहां
ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था, उसी के एवज में फिर उस समय राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। जो भारतीय स्कूल थे उनकी स्थापना की गई थी और वहीं भारतीय बच्चे पढ़ने जाया करते थे। ऐसे में आप जामिया मिलिया का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाराणसी में काशी विद्यापीठ की भी स्थापना ऐसे ही समय पर हुई थी। तो इसके माध्यम से भारतीय छात्र छात्राओं को पढ़ाने का, शिक्षित करने का प्रयास किया गया था। स्वदेशी को अपनाया गया। स्वदेशी, अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, विदेशी कपड़े का बहिष्कार हो रहा था, तो उसके एवज में स्वदेशी सूती कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल, स्वदेशी माल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया था। स्वयं सेवक दल का गठन किया गया जिससे वो अपनी सहायता और सेवा खुद कर सके। और चरखा और खादी का जबरदस्त प्रचार प्रसार। गांधी जी अक्सर चरखा चलाते थे और उस चरखे के माध्यम से सूत काटते थे। इसका जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया। इवन करीब करीब जो भारतीय घरों में 20 लाख चरखों का वितरण किया गया, लगभग 20 लाख चरखों का वितरण किया गया, अर्थात 20 लाख परिवारों को चरखे के माध्यम से जोड़ा गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ना या फैक्ट्स को समझना नहीं, हिस्ट्री इसको भी जानना जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या पड़ रहा था। और कोई भी कदम अगर उठाया तो उसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल कारण ही नहीं, उसके पीछे और कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर गांधी जी ने चरखा और खादी पर इतना जोर दिया और घर घर चरखे बांटे गए, 20 लाख चरखे बांटे गए, तो मैं इस आंदोलन की जैसे बात करूं तो ये जो आंदोलन था लगभग 2 साल तक चला और 2 साल तक लगातार कोई भी आंदोलन चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की, बहुत ज़्यादा धैर्य की, बहुत ज़्यादा जो है अनुशासन की आपको आवश्यकता होती है। एकाग्रता की, हमारा लक्ष्य क्या है? स्वराज। हमारा लक्ष्य क्या है? आज़ादी। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एकाग्र होकर के अनुशासन के साथ में अपने आंदोलन को धीमे धीमे अहिंसक रूप से आगे बढ़ाना है, क्योंकि लगातार बहुत लंबे आंदोलन चलाए नहीं जा सकते। इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता थी। इसको मैं चरखे से जोड़ के देखना चाहूँगा, इसको चरखे से जोड़ के बताना चाहूँगा। चरखे को चलाते समय उसकी स्पीड कितनी रखी जाती है, आप देखिए कि चरखा बहुत धीमे धीमे चलाया जाता है जिससे कि धागा टूटने ना पाए। तो अर्थात वहां धैर्य की आपकी परीक्षा होती है। आपका धैर्य जरा भी टूटा तो आपका धागा टूटा। धागा टूटा मतलब आपका लक्ष्य टूटा, जो आपका लक्ष्य है। दूसरा, धागे के ऊपर एक धागे के बगल में दूसरा धागे को पिरोना, उसके लिए आपको बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। कंसंट्रेशन को यहाँ मैं आज़ादी से जोड़ के देखता हूँ, स्वतंत्रता से जोड़ के देखता हूँ। तो धैर्य और एकाग्रता हमको चरखे के माध्यम से मिल रही है, हमको चरखे के माध्यम से मिल रही है। और इसका इस्तेमाल एक प्रकार से योग प्रक्रिया भी थी, ध्यान प्रक्रिया भी थी। इसका इस्तेमाल किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, बड़े बड़े आंदोलनों को चलाने। तो इसको गांधी जी ने इसके पीछे दूसरा लक्ष्य भी था। एक तो स्वदेशी तो था ही कि अपना कपड़ा हम खुद बनाए, अपना वस्त्र हम खुद इस्तेमाल करें, लेकिन उसके पीछे हिडन कॉज भी था। किस प्रकार से भारतीय जनता जो दीन है, निरीह है, कमजोर है और साधन संपन्न नहीं है, उसको किस प्रकार से लंबे आंदोलनों के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ही अनुशासित धैर्य के साथ में लंबे आंदोलन की आवश्यकता थी। ऐसे में हम देखते हैं कि 1922 के आसपास में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, तो वहाँ एक घटना घट जाती है जहाँ ये जो हमारे अहिंसक जो आंदोलनकारी होते हैं, असहयोग आंदोलनकारी होते हैं, इनके साथ में वहाँ की पुलिस कुछ जबरन मिसबिहेव करते हैं, तो जिसके एवज में क्रांतिकारी थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं। और जब उधर से शक्ति बल का प्रयोग किया जाता है तो क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी होते हैं, तो ये भीड़ उग्र हो जाती है और उग्र होने के बाद में थाने में आग लगा देती है। और आग लगाने के बाद में से उसमें जो पुलिस वाले जो भाग के बचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उसको वापस उस आग में झोंक दिया जाता है और 22 पुलिस वाले उसमें जिंदा जल के मर जाते हैं और 3 आंदोलनकारी भी उसमें मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस घटना
का जैसे ही गांधी जी को पता चलता है चौरी चौरा की दूर दराज में जो घटना घटती है, उसके बाद में गांधी जी ये आंदोलन अपना, असहयोग आंदोलन अपना वापस लेते हैं। इस पर भी बहुत सारे पक्ष हैं, विपक्ष हैं कि गांधी जी ने ये सही समय पे डिसीजन नहीं लिया, सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि भारतवर्ष आज़ादी की ओर बढ़ रहा था और भारत की जनता इतना ऊर्जावान होकर के इसमें काम कर रही थी। लेकिन गांधी जी ने जो तर्क दिया, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, कि लगातार क्या 2-2 साल, 3-3 साल के लिए संभव है किसी जनता में वही ऊर्जा बनी रहे, अपना घर, परिवार, जीविकोपार्जन की व्यवस्था छोड़ करके किसी आंदोलन में लगातार लगे रहना। भारतीय जनता अभी इतने बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी, और दूसरा ये पहला मौका भी था। तो गांधी जी को लगा ये सही समय है, ये सही घटना है कि इसको हम इस आंदोलन को वापस ले लें, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इधर 2 सालों में कोई मौका नहीं मिल पा रहा था ब्रिटिश हुकूमत को कि कैसे इस आंदोलन पर शक्ति प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये नॉन वायलेंस जनता थी, अहिंसक जनता थी। अहिंसक जनता के ऊपर अगर ये ज्यादा हिंसा करते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बहुत बदनामी होती थी। तो इसलिए ये चाह करके भी इसको कुचल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये मौका मिल गया था। तो गांधी जी को लगा कि ऐसा ना हो कि इस मौके की आड़ में जो ब्रिटिश हुकूमत है वो इस आंदोलन को क्रश कर दे पूरी तरीके से। और दूसरा कि इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, दोबारा एक आंदोलन खड़ा करने के लिए भारतीयों को, तो उसके लिए जरूरी था कि अब इस आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी की कुछ अपनी स्ट्रेटजी थी और इसके तहत उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया। और जैसे ही आंदोलन वापस लिया गया, उसके बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी को कैद कर लिया और कैद करके उनको जेल भेज दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस और का जो इस बीच में जो हलचल थी 1922 के बाद में ठप हो जाती है, गांधी जेल चले जाते हैं और सारा ये आंदोलन बंद हो जाता है। तभी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वो कहते हैं कि इस बीच में कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं हो रहा है, कोई गतिविधि भी नहीं हो रही है, तो क्यों ना हम चुनाव ही लड़ लें। 1923 का जो चुनाव आ रहा था, तो कांग्रेस इस चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होती है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिल करके एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में 2 प्रक्रिया इस समय चलना स्टार्ट हो गई थी। एक था परिवर्तन विरोधी और एक था परिवर्तन समर्थक। परिवर्तन समर्थक चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग ले और भाग लेने के बाद में जीतने के बाद में सिस्टम में बैठ गए और सिस्टम में बैठ करके सिस्टम का विरोध करें। लेकिन जो परिवर्तन विरोधी थे वो नहीं चाहते थे ऐसा। तो ऐसे में एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा गया, और ये 1923 में चुनाव में भाग भी लेती है। और भाग लेने के बाद में करीब 101 में से 42 सीटों पर ये विजित भी होती है, जीतती भी है, और जीतने के बाद में अपना कार्य आगे बढ़ाती है। लेकिन बहुत लंबे समय तक स्वराजिस्ट जो थे वो आंदोलन चला नहीं पाते, क्योंकि ये खुद भी उससे टूट करके आए थे कांग्रेस से। कांग्रेस टूट के उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन वो आंतरिक समस्याओं में, आंतरिक फूट में उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद में 1930 के आसपास स्वराज पार्टी का सूर्यास्त हो जाता है, स्वराज पार्टी खत्म हो जाती है। देखिए, अब यहाँ से बहुत सारी घटनाएं एक साथ चल रही हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में ग्लोबली हम बहुत जगह के बारे में जानकारी रखने लगे थे। यहाँ से लोग बाहर जाने लगे थे, पढ़ने जाते थे, काम के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे। तो जब लौट के आते तो उनके पास में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारियां। तो इसी बीच में हम देखते हैं, जब चूंकि 1922 में जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ, तो एक शक्ति शून्यता जैसा उत्पन्न हो गया और गांधी जी जेल चले गए थे। कुछ ना कुछ होना चाहिए था। जब कुछ ना कुछ होना चाहिए था, तो उसी में ही आप देख रहे हैं कि स्वराज पार्टी का एक उदय हुआ। इसी के बीच में अगर आप देखिए तो जो वामपंथी था, वामपंथ का भी उदय होता है, क्योंकि उद्योग धंधों का विकास हुआ था। जब उद्योग धंधों, कर्मचारी, मजदूर यूनियनों की बात हुई, तो वामपंथ का भी उदय हुआ। फिर रूस में भी बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो उसके तहत यहाँ पर भी, जिसमें एम.एन. राय साहब गए थे आंदोलन में, पार्टिसिपेट भी किया था, और उसके बाद में फिर उन्होंने वामपंथी आंदोलन को रूपरेखा, उसकी प्रस्तावना तैयार करी। और तीसरा, जिन लोगों को गांधी जी की ये स्लो एंड स्टीडी उस पर भरोसा नहीं था कि ऐसे हाथ जोड़ने से, अनुनय विनय करने से
बार बार ब्रिटिशर से आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो उन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ किया, जो सेकंड फेज था क्रांतिकारी आंदोलन का, वो क्रांतिकारी आंदोलन भी स्टार्ट किया। अक्सर युवा जो है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो देन एंड देयर चाहते हैं रिजल्ट मिले। कई बार उनका अनुनय विनय हाथ जोड़ने में विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि इसके लिए बलिदान ही सर्वोत्तम तरीका है। हम अपना जीवन को बलिदान देंगे, हम अपने सारी यातनाएं झेलेंगे, लेकिन अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराएंगे। तो ऐसे में जब 1922 में जब आंदोलन बंद हुआ, तो ये जो युवा थे, ये देश के लिए कुछ करना चाहते थे, मर मिटना चाहते थे। तो इन युवाओं को अपने देश के लिए जान देने के लिए, अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए इन युवाओं ने आगे बढ़ करके मोर्चा उठाया, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन कहलाता है। इसमें हम लोग युगांतर जो था और अनुशीलन जो था, ये ऐसे संगठनों के बारे में भी चर्चा करेंगे बात करें। तो एक संगठन उस समय जो बड़ा चर्चा का विषय था, हम थोड़ा थोड़ा ही चर्चाएं करेंगे क्योंकि पूरा संभव नहीं है कि हर चीज पर बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म पे हम लोग बात कर पाए। तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ था, और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संगठन का जो पहला अधिवेशन था 1924 में कानपुर में। अब इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन जो गांधी चलाए थे उसका भी उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, चाहे वो दूसरे आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। अल्टीमेटली एम सबका था स्वतंत्रता, लेकिन तरीके सबके अलग अलग थे। कोई अनुनय विनय के द्वारा देश को आजाद कराना चाहता था, कोई बम और शक्ति के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहता था। तो उनका जो उद्देश्य था वो था सशस्त्र क्रांति द्वारा आजादी, सशस्त्र क्रांति, कि हम शक्ति के दम पर, हम शस्त्र के बल पर जो है देश को आजाद करेंगे। दूसरा, शस्त्र के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए उन्होंने राजनैतिक डकैतियां डाली, लूटा गया सरकारी खजाने को। वो राजनीतिक डकैतियां सिर्फ इसलिए थी, इससे धन आया, धन आएगा तो उससे शस्त्र खरीदेंगे, और शस्त्र का इस्तेमाल करना था उनको व्यक्तिगत लाभ हानि के लिए नहीं था, उससे हम अपने भारत माँ को आजादी दिला सकेंगे। तीसरा था कि अंग्रेज जो अभी तक की बिल्कुल निर्भीक रूप से काम करते थे, उनके अंदर एक भय बैठ जाएगा, लगेगा कि उनको भी कोई टच कर सकता है, मार सकता है, उनकी भी जान खतरे में, तो वो उनके अंदर एक डिफेंसिव मोड आ जाएगा, वो भय का एहसास उनको भी होगा, अंग्रेजों को। तो इसके तहत, इस धन को एकत्रित करने के तहत एक बड़ा महत्वपूर्ण एक घटना घटित हुई थी। लखनऊ से बिल्कुल लगा हुआ है, काकोरी एक जगह है जहाँ से हम ये लेक्चर अपना कर रहे हैं, लखनऊ में, जहाँ से काकोरी, एक ट्रेन डकैती का एक कांड हुआ था, काकोरी कांड। तो वो एक लखनऊ सहारनपुर ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी, उसमें राजस्व का पैसा था, सरकारी पैसा था, उसको लेकर के उसको लूटने का प्रयास, एक लूटने का प्लान बनाया था HRA ने, और सफल भी रहे। इसमें ये ट्रेन आज भी चलती है, मैं अपने इतिहास के विद्यार्थियों को बता दूं, ये ट्रेन जो लखनऊ सहारनपुर लखनऊ वाली है, ये ट्रेन आज भी चलती है, तब भी थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी और रोशन लाल। ये लोगों ने बहुत, और चंद्रशेखर आजाद भी थे इसमें, लेकिन वो इसके बाद एस्केप करने में वो रहे, सफल रहे। लेकिन ये जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी और रोशन लाल थे, इन लोगों को पकड़ा गया और इन पर केस चलाया गया, और केस चलने के बाद में इनको फांसी की सजा, काकोरी कांड के तहत फांसी की सजा इनको दी गई, और इस प्रकार से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। फिर 1928 में HRA की एक मीटिंग दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने पार्टिसिपेट किया और उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और तब तक इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, ये और लोग भी, नए युवा लोग भी जुड़ चुके थे। तो इन लोगों ने, एक हमने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक घटना
नहीं उसमें नहीं, इसलिए चर्चा में कि अभी एक घटना और घट गई थी कि 1928 में HSRA का गठन होता है दिल्ली में, और 1927 में साइमन कमीशन बनता है, जो कि 1928 में भारत आता है। और उसमें लाला लाजपत राय, जो कि जनता दल के बहुत तेजस्वी लीडर थे, उनकी जो हत्या हो जाती है लाठीचार्ज के दौरान, मैं चर्चा करूँगा। तो उनकी हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या का प्रयास, एक षड्यंत्र रचा जाता है, योजना बनाई जाती है, और लाहौर के रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने मिल करके सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी, जिसने कि लाठीचार्ज के माध्यम से लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से घायल किया था और जिसमें उनकी मृत्यु हुई। तो इसका बदला लिया गया। जब इसका बदला लिया गया तो ब्रिटिश हुकूमत ने, अब चूंकि ब्रिटिश हुकूमत इनको पकड़ नहीं पा रही थी, ये भूमिगत हो जाते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे, तो ऐसे में निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज, पुलिस अरेस्ट करना, उसको परेशान करना, प्रताड़ित करना जब बहुत ज्यादा हो गया, तो इससे क्रांतिकारियों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आम जनता के बीच में हम हीरो के बजाय विलन बन जाए, और आम जनता सोचेगी कि ये काम करके चले जाते हैं, उसके बाद में हम लोग के ऊपर ब्रिटिश अत्याचार शुरू हो जाता है। तो इन लोगों ने तय किया कि नहीं, हम अपनी बात भी जनता के सामने, अदालत के सामने, पत्रकारों के सामने, सबके सामने रखेंगे। तो एक योजना बनाई जाती है 1929 में, वो केंद्रीय विधानसभा में आवाज वाले बम फेंकने, जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। तो 2 बम फेंके गए थे। वो बम फेंकने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी सरदार भगत सिंह की और बटुकेश्वर दत्त की। उन्होंने वहां पर बम फेंके, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन ये सिर्फ सांकेतिक बम थे। और जहां इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, और जब गिरफ्तारी दी तो गिरफ्तारी देने के बाद वो जेल भेजा गया, वहां इनको साधारण बंदी की तरह रखा गया। और वहाँ जो खाने पीने की जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही दोयम दर्जे की, बहुत ही खराब थी। इन लोगों ने उसका विरोध किया जेल में, और जेल में भूख हड़ताल इन्होंने करी। उस भूख हड़ताल में करीब 64 दिन के बाद जो जतिन दास थे, उनकी भूख हड़ताल के कारण 64वें दिन उनकी मृत्यु हुई। और जब उनकी मृत्यु हुई और जब उनकी डेड बॉडी वहां से कलकत्ता ले जाई गई, तो बताते हैं कि करीब करीब 2 मील लंबा वहां पर लोग थे, पूरे भीड़ ही भीड़ थी, और सबकी आंखें नम थी। उस दिन बंगाल में, कलकत्ता में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने खाना नहीं खाया, उपवास रखा, और अपने इस अमर शहीद क्रांतिकारी के लिए पूरा बंगाल इसके साथ खड़ा हो गया। इधर भगत सिंह ने लगातार मंच के माध्यम से अपनी बातें रखी और कहा कि किस प्रकार से इस बहरी सरकार को सुनाया और समझाया जा सके। हर हिंदुस्तानियों की जबान पर इन क्रांतिकारियों का नारा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमर हो। घर घर में भगत सिंह पूजे जाने लगे। हर युवा भगत सिंह बनना चाहता था। भगत सिंह नाम अमर हो गया हिंदुस्तान के इतिहास में। ऐसे में अंग्रेजों के अंदर डर बैठ गया कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, तो उन्होंने आनंद फानंद में तत्काल 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा सुना, फांसी की सजा मुकर्रर की, जो कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। जब फांसी के फंदे पर ये दीवाने मस्ताने जा रहे थे, तो मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, ये गाना गाते हुए पूरा जेल गुंजायमान हो गया, पूरा हिंदुस्तान गुंजायमान हो गया। और भगत सिंह हमेशा के लिए हिंदुस्तान के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहे। ये घटना के बाद, इसी घटना के तहत जो चंद्रशेखर आजाद थे, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई। 27 फरवरी को इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर वो अपने एक मित्र से मिलने आया, तो उनके मित्र ने जो थे वो गद्दारी करी और बताया, और उसके बाद में अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ में संघर्ष के दौरान चंद्रशेखर आजाद, जो कहते हैं कि मैं आजाद ही पैदा हुआ हूँ, आजाद ही रहूंगा, आजाद ही मरूंगा, वो अपना गोली मार के अपनी प्राणों को
भारत माँ के गोदी में निछावर कर देते। इस जो क्रांतिकारी घटना थी, इससे भारत में जो मोमेंटम बना, जो क्रांतिकारियों में जो मोमेंटम बना, जो भारत के युवाओं में जो मोमेंटम बना, वो हमको आज़ादी की तरफ बहुत गति के साथ में ले गया, स्पीड के साथ में ले गया। ऐसे में एक छोटा-सा एक घटना और इसके बारे में चर्चा मैं करना चाहूँगा कि चटगाँव विद्रोह का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। चटगाँव की जो घटना थी, चटगाँव में जो शस्त्रागार अंग्रेजों का जो लूटा गया था, उसमें सूर्यसेन की चर्चा किए बिना ये बात अधूरी सी लगती है। तो सूर्यसेन ने एक अपनी छोटी सी क्रांतिकारियों की एक आर्मी का गठन किया और उसमें चटगांव में जो पुलिस का जो शस्त्रागार था हथियारों से भरा हुआ, उसको लूटा और वहां पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और वो वहां के क्रांतिकारियों के माध्यम से पहले वो राष्ट्रपति भी बने, अपने आप को सूर्यसेन जी बने। लेकिन बहुत जल्दी ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ा, वहां भी उनके मित्र ने मुखबरी करी और ऐसे ही उनको पकड़ा गया, उनको बाद में मृत्युदंड दे दिया गया। उस प्रकार से वो सूरसेन का जो संगठन था वो समाप्त हो जाता है। तो क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बलि दे करके भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी वो रुकी नहीं और आगे बढ़ती चली गई। यहाँ से लेकर के विदेशों तक में भी हुआ, कई बहुत सी लड़कियां भी क्रांतिकारी बनी। तो ये लगातार अलग चलती रही। एक घटना जो मैंने भी आपने चर्चा की थी कि जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, वो घटना थी साइमन कमीशन। भारतीयों के संवैधानिक विकास के लिए उसके संवैधानिक ढांचा कैसा हो, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया मिस्टर साइमन के नेतृत्व में, जो कि साइमन कमीशन कहलाया। ये थोड़ा जल्दी बना दिया गया 2 वर्ष पहले ही, क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को लगता था कि कहीं लेबर पार्टी सत्ता में ना आ जाएगा, लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो वहाँ की पॉलिसीज कुछ और बन जाएंगी, तो हम उससे पहले ही कुछ पॉलिसीज क्रिएट कर दें। तो ऐसे में साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है। जब भारत में आता है तो इस कमीशन की जो सबसे खास बात थी, जिसके कारण इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वो था कि इस कमीशन के सातों सदस्य ब्रिटिश थे। भारतीयों के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का निर्माण होना था और जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस बात से भारतीयों को और कांग्रेस को बड़ा एतराज था, तो उन्होंने ये तय किया कि हम इस साइमन कमीशन को विरोध करेंगे। तो जब साइमन कमीशन भारत में आया तो इसका बॉम्बे में, पंजाब में, कलकत्ता में, पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि ये जगह जगह ट्रैवल भी किया था साइमन कमीशन देखने के लिए, तो जहां जहां भी ये गया तो इसका साइमन गो बैक और काले झंडे दिखा करके लोगों ने इसका विरोध किया। और जब बंगाल में इसका जब विरोध, पंजाब में जब इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोग कर रहे थे, तो वहीं पर भीषण एक लाठीचार्ज हुआ जिसमें इंटेंशनली लाला लाजपत राय को टारगेट किया गया और उनको इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज में मारा गया कि उसके कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती। इसी का बदला HSRA भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने लिया था, सैंडर्स की हत्या करके, जो लाठीचार्ज कराने का जो मेन होता है। जब भारतीयों ने इसको मानने से मना कर दिया साइमन कमीशन को, तो जो भारत सचिव थे लॉर्ड ब्रिकनहेड, उन्होंने कांग्रेस से और या जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट किया कि भाई ठीक है, आप ही हमको सजेस्ट करिए कि कैसा होना चाहिए। तब उस पर मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की और वो जो मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की वो उनको भेजा। उसमें जो मुख्य बिंदु है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें उन्होंने कोई पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होगा इस पर फोकस किया, जबकि हमने बताया था 1919 में पृथक निर्वाचन मंडल की बात रखी गई थी और जिन्ना साहब भी चाहते थे कि पृथक निर्वाचन मंडल रहे। तो उसमें जो मुख्य बिंदु था वो था पृथक निर्वाचन मंडल हटाया जाए, ना रखा जाए। तो अब कांग्रेस ने अगर कोई मांग रखी या कोई नेहरू रिपोर्ट सौंपी थी
तो नेचुरल सी बात है, मुस्लिम लीग तो विरोध में थी इसके। तो तुरंत जो है जिन्ना साहब ने 14 सूत्री, जिन्ना के 14 सूत्र उनके सामने रिप्रेजेंट किए। कहा नहीं, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाए और मुस्लिम को जो महत्वपूर्ण जो पद हैं उसमें मुसलमानों को जो है आरक्षण भी दिया जाए और जितने मुस्लिम बाहुल जो प्रांत हैं उनका पुनर्गठन भी किया जाए। तो इस मांग के द्वारा जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी। उन्होंने कहा कि भाई हमारा उनका हित एक नहीं है, अलग अलग हित है। हिंदू मुसलमान दो संप्रदाय ही नहीं, दो भिन्न राष्ट्र नहीं। तभी 1929 में 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इस अधिवेशन में रात के ठीक 12 बजे 31 दिसंबर की रात, जब पहला जनवरी लगी थी, रात के 12 बजे झंडा, भारतीय झंडा फहराया गया और ये संकल्प लिया गया कि हम पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता हमको चाहिए और ये पूर्ण स्वराज हम 26 जनवरी 1930 तक पा लेंगे, मतलब 26 दिन के अंदर पा लेंगे। और यही हमारा 26 जनवरी जो होगा 1930 है, यही हमारा प्रथम ये स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में और जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ तो ये हुआ कि लागू कब किया जाए। संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। तो ये हुआ कि यार एक डेट मुकर्रर की गई थी 26 जनवरी, जिसमें हमने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी, पूर्ण स्वराज की बात की थी। वो तब तो आज़ादी नहीं मिल पाई, तो क्यों ना ये संविधान 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी को लागू करें और 2 महीने इंतजार कर लें। और इस जो कांग्रेस द्वारा जो ये डेट थी, जो हमने डेट मुकर्रर की थी, इसको डेट को सदैव के लिए भारतीय इतिहास में अमर कर दिया जाए और भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। तो ये 26 जनवरी इसलिए ये डेट इम्पोर्टेंट थी, तभी जब हमारा संविधान बना तो उसको हमने तभी लागू किया। अब इस बीच में जब ये सब बातें नहीं हो पाती हैं तब ये, और 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, तो अब समय आ गया था कि कोई दूसरा आंदोलन स्टार्ट किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया जाए। तो ऐसे में एक मौका भी मिल जाता है। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है नमक बनाने पर जो कानून बनाती है, उस नमक कानून को उल्लंघन के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन अब छेड़ने की मुहिम स्टार्ट कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 फेज में स्टार्ट हुआ, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो उसका होता है वो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होकर के 5 मार्च 1931, लगभग 1 वर्ष, ये जो पहला फेज 1 था। बहुत छोटी सी बात थी, नमक पर कोई मामूली सा टैक्स लगा था, लेकिन ये इस नमक को गांधी जी ने हथियार बना लिया, क्योंकि नमक का जो संबंध है वो अमीर से भी है, गरीब से भी है, मजदूर से भी है, किसान से भी है, सभी से, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हम सब करते हैं। तो गांधी जी ने अपने जो साबरमती आश्रम था अहमदाबाद में, वहां से पैदल चल करके 24 दिन की पैदल यात्रा करी और पैदल यात्रा करके लगभग 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। 12 मार्च को यात्रा प्रारंभ की थी और 24 दिन चलने के पश्चात वो साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे और दांडी में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर नमक कानून का उल्लंघन किया, सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर वहां पर नमक कानून का उल्लंघन किया। अब इसमें भी उन्होंने कुछ कार्यक्रम डिजाइन किया था इस आंदोलन के लिए भी। ये भी पूरी तरीके से नॉन वायलेंस आंदोलन था। आप इसके शब्द से ही समझ सकते हैं, गांधी जी के जो आंदोलन के शब्द से ही समझ सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनय के साथ, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइटनेस के साथ। अवज्ञा मतलब आपकी बात नहीं मानी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। विनय पूर्वक आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। कैसे इसको कुचल पाते हैं? शक्ति के बल पर। इसमें एक और नई मुहिम चलाई गई,
कहा गया कि इसमें हम भू राजस्व भी नहीं देंगे, लगान भी नहीं देंगे, और जो और अन्य कर थे चौकीदारी टैक्स वगैरह भी वो भी नहीं देंगे। करों का भुगतान रोका गया। करों का भुगतान क्यों रोका गया? क्योंकि कर ही सरकार के जो है राजस्व का आय का साधन होते हैं। जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की आय का साधन होता है, तो उन्होंने कर के भुगतान को रोक दिया, लगान रोक दिया, भू राजस्व रोक दिया, और जो चौकीदारी टैक्स होता था उसको रोक दिया गया। फिर वो जो पुरानी परंपरा थी सरकारी अदालतों का, सरकारी स्कूलों का, सरकारी समारोहों का, इनका सबका बहिष्कार पुनः किया गया, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट ये देख चुके थे बंगाल विभाजन में। बहिष्कार का, स्वदेशी का इम्पैक्ट देख चुके थे, तो इनका मेन हथियार बन गया था। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया, और विदेशी जो जो भी मादक पदार्थ थे, चाहे वो शराब हो चाहे भांग हो, इसका भी इस्तेमाल किया गया था, जो अंग्रेजी शराब होती है। इससे गवर्नमेंट को बहुत भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो भारतीय महिलाएं, जो कांग्रेस की जो सदस्य महिलाएं थी, वो भी शराब की दुकानों के बाहर चौराहों पर जाकर के धरना प्रदर्शन करती थी, बैठ जाती थी और दुकानों को खुलने नहीं देती थी, जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत का बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से भारतवर्ष की महिलाओं ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। नौकरियों से त्यागपत्र दिया गया, उपाधियों को छोड़ा गया, उनको भी त्याग दिया गया। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन मूल रूप से आप देखें तो जैसे ही बहिष्कार स्वदेशी था, बंगाल विभाजन था, जैसे असहयोग था, उसी सारे टूल्स को फिर से हथियार बनाया गया और इनकी कमर तोड़ दी गई। ऐसे में एक महत्वपूर्ण नाम जिस पर मैं और चर्चा करना चाहूंगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी भी कहा जाता था। उस समय सीमांत गांधी भी कहा जाता था। ये उत्तर पश्चिम सीमा के आसपास, जहाँ पे ये इंडिया पाकिस्तान इस तरफ का जो बॉर्डर्स है, इस एरिया में ये सक्रिय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने खुदाई खिदमतगार का एक ग्रुप बनाया, जो खुद ही अपना सब कुछ करते थे, और लाल कुर्ती आंदोलन एक प्रारंभ किया। लाल वस्त्र धारण करते थे और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जुड़ा हुआ आंदोलन था। इसी बीच में हम देखते हैं कि जब ये चर्चा चल रही थी तो 1930 में ही, और दबाव भी बनने लगा था धीमे धीमे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, तो 1930 में ऐसे में ही ब्रिटेन में, लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन, जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो आमंत्रित किया गया। अब चूंकि कांग्रेस जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदुस्तान में चला रही थी, तो कांग्रेस को सपोर्ट करती नहीं, और जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट भी फिर नहीं किया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पहला गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि कांग्रेस ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई और उसका बहिष्कार किया, और अन्य दल गए थे, मुस्लिम लीग वगैरह और जो जस्टिस पार्टी थी वो लोग वहां गए थे। तो ये पहला सहयोग आंदोलन भी उधर ठप हो जाता है, पहला गोलमेज सम्मेलन भी उधर प्रभावी नहीं रहता है। और इस बीच में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत जोर पर आ गया है, तो लॉर्ड इरविन गांधी जी को आमंत्रित करते हैं वार्ता के लिए, बात करने के लिए, और कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप रोक दीजिए, आप हमारे साथ बैठ के चर्चा करिए, आपके बिंदुओं पर बातचीत होगी, उसकी मांग मानी जाएगी, और लेकिन इस आंदोलन को रोक दीजिए। तो जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का जो समझौता होता है, पैक्ट होता है, और उसी पैक्ट के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज रोक दिया जाता है, वहां पर उसको रोक देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो गांधी इरविन जो वार्ता होती है उसमें गांधी जी, कांग्रेस जो है गांधी जी को अधिकृत करती है, और गांधी इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, जाते भी हैं, और बातचीत की जो प्रमुख बातें होती हैं वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाए। दूसरा, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में होना था लंदन में, उसमें कांग्रेस शामिल हुई, और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ही उसमें शामिल होने के लिए गए थे, तो ठीक है, उसको मान लिया गया। और आंदोलन के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो राजनीतिक बंदी थे, जो आंदोलन के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उन लोगों की रिहाई होगी, लेकिन क्रांतिकारी
जो आंदोलनकारी थे, अर्थात जो भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव, जो ये लोग थे, इन पर कोई चर्चा नहीं की गई। इस पे कई बार भारतीय इतिहास में लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी उठाया है कि गांधी जी ने इन पर क्यों नहीं चर्चा की। तो मैं ये चर्चा यहाँ नहीं छेड़ना चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने एक बात अभी आपसे कही थी अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि गांधी जी की जो पहली कंडीशन थी, वो कंडीशन थी कि हमारा आंदोलन मुख्य रूप से नॉन वायलेंस होगा। गांधी जी का एक ही एजेंडा था, नॉन वायलेंस, अहिंसा। इसलिए जो चीज उनके बाइलाग में नहीं आती उस पर बात नहीं, उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। और जब चर्चा पर चर्चा नहीं की, बाकी कैदी रिहा कर दिए गए और इन लोगों को जब फांसी दे दी गई तो उस पर बहुत प्रश्न भी उठाए गए। फिर तीसरा था वो समुद्र के जो पास के लोग हैं, जो समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं, वो लोग नमक बना सकते थे, उनको नमक बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया, तो निःशुल्क नमक वो बना सकते थे, उनको भी छूट दे दी गई। इस प्रकार से ये समझौता हो गया। लेकिन गांधी जी जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और उस गोलमेज सम्मेलन का कोई प्रतिफल नहीं मिला, वहां जाकर के उनको लगा कि ये हमारे साथ जो है एक छल हुआ है और ये वार्ता असफल रही, और जो वापस लौट करके आए वहां से गांधी जी, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज स्टार्ट किया, जो कि जनवरी 1932 से 1934 तक चलता है। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज 1931 में ही अम्बेडकर ने भी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग, अभी तक की लीग कर रही थी मुस्लिम लीग, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात, लेकिन अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की जब बात की, तो इसका गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया। और अल्टीमेटली बाद में फिर 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से अम्बेडकर और गांधी जी में कुछ समझौते होते हैं, इसमें बात करें। जब सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो जनवरी 1932 से 1934 के बीच, तब तक की इरविंग की जगह वेलिंगटन वायसरॉय बन चुके थे हिंदुस्तान के, और वेलिंगटन ने इरविंग गांधी पैक्ट के बहुत सारी बातें मानने से मना ही कर दी, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया वेलिंगटन ने। और बहुत सारे नेताओं को इस आंदोलन के तहत जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके उनको जेल में भेज दिया गया सविनय अवज्ञा के सेकेंड फेज। और 1932 में आपने बड़ा सुना होगा कि उस समय जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका बड़ा सांप्रदायिक अवार्ड और चर्चा का विषय बना, कि जिसमें उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। पृथक निर्वाचन किसके लिए? सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सिखों के लिए पृथक निर्वाचन, यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन, और साथ में दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात रखी गई, जिसका कि काफी विरोध किया गया। और फिर 23 सितंबर 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि दलितों के मसीहा थे, उनके नेता थे, उनके और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, पूना में एक समझौता होता है, और जहां पर जो प्रांतीय विधानमंडलों में, जो प्रांतीय विधानमंडल थे, उस प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें रिज्यूम की गई, रिजर्व की गई। पृथक निर्वाचन नहीं किया गया था, रिजर्व किया गया था, आरक्षण दिया गया था। दूसरा, सविनय अवज्ञा, सविनय आंदोलन भी उस बीच में समाप्त कर दिया था 34 में, क्योंकि अब गांधी जी का जो इंटरेस्ट था वो चेंज हो जाता है, वो आ जाता है दलितों और अस्पृश्यता के। उन्होंने देखा कि दलितों की स्थिति बड़ी दयनीय है और उनके साथ बड़ा दुर्लभ दर्जे का बर्ताव है और अस्पृश्य जातियां थी, तो इसलिए वो अब इन हरिजन, गांधी जी का एक दिया हुआ नाम था दलितों को हरिजन, अर्थात हरि के जन, और उन्होंने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी गांधी जी ने। अब इनके साथ वो जुड़ जाते हैं और एक नया रूप वो तैयार करा करते हैं। इसी बीच में 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर को लंदन में आयोजित होता है, जिसमें कांग्रेस ने इसका पुनः बहिष्कार किया और केवल 46 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस गोलमेज सम्मेलन में। और 1935
क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष था जब भारत सरकार अधिनियम बना। इस पर जब हम भारत की संवैधानिक चर्चाएं बात करेंगे तो हम उसमें सारे अधिनियमों के बारे में अलग से हम लोग वार्तालाप करेंगे। 1937 तक आते थे, क्योंकि हमारी यात्रा 47 की तरफ बढ़ रही है, देश की आजादी तरफ बढ़ रही है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जो अंदरूनी इलेक्शंस थे, और उसमें 5 प्रांतों में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूरी बहुमत के साथ में सरकार कांग्रेस ने बनाई। और बंगाल और पंजाब और सिंध में इनको बहुमत नहीं मिल पाया। बंगाल में और पंजाब में बहुमत मिलाया, मुस्लिम लीग ने संगठन के माध्यम से अपना वहां बहुमत घोषित किया। अब कांग्रेस के अंदर भी धीमे धीमे जो है 2 ग्रुप फिर सक्रिय होने लगे। एक था रूढ़िवादी ग्रुप जो कि गांधी जी का फॉलोअर था, और दूसरा एक समूह आ गया थोड़ा सा फिर उग्रवादी समूह, उग्र समूह आ गया। जैसे पहले लाल बाल के टाइम पे था, ऐसे ही फिर एक उग्र समूह बनता है और उसका नेतृत्व करते हैं सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता है तो सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जब ब्रिटेन जो है जर्मनी से, फ्रांस, जर्मनी वगैरह से युद्ध कर रहा है, तो ऐसे में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमको भी प्रयास करना चाहिए, सशक्त प्रयास करना चाहिए, देश आजाद हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस 1938 का जो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें उसके अध्यक्ष बनते हैं, और 1939 में पुनः जो त्रिपुरा अधिवेशन होता है उसमें वो फिर खड़े होते हैं अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन गांधी जी अब नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते, तो वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं पट्टाभी सीतारामैया को, और पट्टाभी सीतारामैया के लिए पूरी ताकत पूरी झोंक देते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है तो सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया से काफी अधिक वोटों से जीत जाते हैं। तो गांधी जी इसको कहते भी हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये व्यक्तिगत मेरी हार है। तो यहाँ पे काफी डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के सम्मान में 1939 में फिर त्रिपुरा के जब चुने जाते हैं इलेक्शन में, जीतते हैं कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये त्यागपत्र दे देते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अपना एक संगठन तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसको लेकर के फिर वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो भारतीय आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना करते हैं, और शक्ति के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से, सेना के माध्यम से भारत को आज़ाद कराने के लिए वो विदेशों से भी, जर्मनी से भी अपनी सहयोग की बात करते हैं, सहयोग लेते हैं। भारतवर्ष में उग्र साम्प्रदायिकता का उदय हो चुका होता है, क्योंकि लीग का नेतृत्व जो है जिन्ना साहब कर रहे थे, और लीग लगातार जो है दबाव बनाती चली जाती है। वो बार बार कहती है कि हिंदू मुसलमान 2 संप्रदाय ही नहीं, 2 राष्ट्र हैं, अलग अलग है, और जो मुस्लिम्स हैं इनका हित जो है अलग राष्ट्र में ही। ऐसे में लंदन में जो रहमत अली होते हैं वो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट देते हैं। पहली बार पाकिस्तान का नाम चर्चा में आता है। P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, KI फॉर कश्मीर और S फॉर सिंध, ये मिला करके वो पाकिस्तान का एक मैप ड्रॉ करते हैं चौधरी रहमत अली, और यहीं से पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ना शुरू कर देती है, और द्विराष्ट्र सिद्धांत यहीं से दिया जाता है, और जिन्ना सीधी कार्रवाई के माध्यम से अपनी बात को बुलंद तरीके से रखते हैं, जिससे कि आगे चल करके सन 47 में देश का पार्टीशन हो जाता है, एक पाकिस्तान के रूप में और एक भारत के रूप में। चलिए आज की चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, और आगे की संवैधानिक चर्चाएं और चीज़ों को हम लोग अलग विषय में अलग तरीके से